আমি মমতা ব্যানার্জি। नमस्कार दोस्तों, बंगाल के परिणाम देखने के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ भी अचंभे में हैं और निष्पक्ष विशेषज्ञों को ये लग रहा है, ये अनुमान था कि तृणमूल 150 से 160 सीटें लेकर सत्ता में वापस आएगी, लेकिन सीटों का आंकड़ा 200 के ऊपर चला गया। इसकी उम्मीद तृणमूल के घोर समर्थकों को भी नहीं रही होगी। खुद ममता बनर्जी ने भी 2/3 सीटें जीतने का दावा किया था, ये भी आपको पता होगा। ये संख्या भी 200 से कम ही बैठती है। ऐसे में ये सवाल जो है वो सबके जहन में उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। जी हां, तृणमूल कांग्रेस रिकॉर्ड वोट शेयर लेकर तीसरी बार सत्ता में आ रही है। क्या ऐसा प्रशांत किशोर की कारगर चुनावी रणनीति के कारण हुआ है? क्या ऐसा ममता की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण हुआ है, या फिर ऐसा सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण हुआ है? जी हां, ये आज आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कहानी कि आखिर ये हुआ कैसे, ये पासा जो है वो पलटा कैसे। इन सब कारणों का ममता की जीत में निश्चित योगदान है, लेकिन केवल इनके बल पर 2/3 से ज़्यादा बहुमत आने की संभावना नहीं दिखती है, खासकर तब जब राज्य में एक बहुत बड़ा तबका सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की कमीशनखोरी और दादागिरी से बेहद ज़्यादा त्रस्त हो। मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की साधारण जीत को असाधारण जीत में बदलने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो बीजेपी और उसके नेताओं का ही है। वो कैसे, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल जिनकी वो सारी चालें जो थी वो उल्टी पड़ गई, जो उन्होंने ममता को मात देने के लिए चली थी, कैसे, ये हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले दल बदलुओं का सहारा। जी हाँ, बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों से तृणमूल कांग्रेस के उन नेताओं को अपने पाले में ले रही थी जिन पर घोटाले के आरोप थे या जिनकी अपनी पार्टी में पूछ जो है वो कम हो गई थी। ऐसे लोगों को जब पार्टी में शामिल किया गया तो एक तरफ तो पार्टी के पुराने और समर्पित सदस्यों में रोष फैल गया, यानी कि वो गुस्सा हो गए, तो दूसरी तरफ आम जनता में भी ये संदेश गया कि बीजेपी का जो चरित्र है वो दूसरी पार्टी से अलग नहीं है। यही कारण रहा इसमें कि इक्का दुक्का को छोड़कर अधिकतर जितने भी दल बदलू थे और नेताओं को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जितने लोगों ने भी जो है ममता के दल से जो है बीजेपी में गए। दूसरे नंबर पर आता है ध्रुवीकरण की कोशिश। बीजेपी के नेता पहले दिन से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को मुस्लिम परस्त घोषित करने में लगे हुए थे, जबकि उनके पास इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं था। पार्टी का हर नेता अपने भाषणों में तुष्टीकरण का जाप करता था। ये कहा जाता था कि तुष्टीकरण की राजनीति चली जा रही है, खेली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आसनसोल में कुछ साल पुराने दंगों का जिक्र कर पुराने घावों को कुरेदने की कोशिश भी की थी। उधर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता को बेगम कहकर और चुनावी लड़ाई को 70 बनाम 30 बताकर इसे हिंदू बनाम मुस्लिम संग्राम बनाने में जुट गए थे। अंततः इस सभी कोशिशों से बीजेपी को लाभ कम बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान इसलिए कि हिंदू वोटरों में उसकी पैठ तो नहीं बढ़ी, लेकिन मुस्लिम वोटर जो पहले कांग्रेस या वाम दलों को भी कुछ वोट दिया करते थे, उसने इस बार एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस को वोट दे दिया। जी हाँ, परिणति वही हुई। चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दुबे जी बनकर रह गए। जी हाँ, तीसरा आता है निजी हमला। बीजेपी के नेताओं ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और रोजगार की कमी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन उनका ज्यादा समय ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर निजी हमले करने में बीता। मीडिया ने भी टीआरपी के चक्कर में उन्हीं टिप्पणियों को हाईलाइट किया, जिसमें सबसे प्रमुख था मोदी का दीदी और दीदी कहना। उधर अगर बंगाल की तरफ देखते हैं तो बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनकी चोटिल टांग को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी की जिससे ममता की नीतियों को नापसंद करने वाले भी गुस्से से भर उठे। हमने अतीत में भी देखा कि किस लोकप्रिय नेता पर जब निजी हमला किया जाता है तो उसका असर जो है वो उल्टा होता है। गुजरात में इसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिला तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा वंशवाद भारतीय राजनीति में कोई गुनाह नहीं माना जाता। हर पार्टी के नेताओं के बेटे और रिश्तेदार सक्रिय रहते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन इसके कारण उनको कोई हानि नहीं होती। इसलिए अभिषेक बनर्जी पर हमलों का भी कोई असर नहीं देखा गया। जी हाँ, अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चौथी ऐसी कौन सी वजह रही, तो वो रही एजेंसियों का इस्तेमाल। जी हाँ, केंद्र की बीजेपी सरकार ने ममता और तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अपनी हर एजेंसी का इस्तेमाल किया, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो या सीबीआई। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के आदेश भी
बीजेपी की इच्छा के अनुकूल ही आते रहे। ऐसा कई बार कहा जाता रहा दूसरी पार्टियों की तरफ से। इससे राज्य के लोगों के सामने ये संदेश गया कि बीजेपी शुद्ध राजनीतिक तरीकों से नहीं बल्कि अनैतिक तरीकों से ये युद्ध जीतना चाहती है। हद तो तब हो गई जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक को लपेटने की कोशिश की गई। इन सबका उल्टा नतीजा निकला। जी हाँ, और ये चौथा बड़ा कारण रहा जो कि बीजेपी ने ही, जिसकी कह रहे हैं हम कि ममता की सरकार बना दी। जी हाँ, पांचवा बड़ा कारण था कोरोना पर स्टैंड। जब बाकी देश की तरह बंगाल में भी कोविड के मामले बढ़ने लगे तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो बाकी के 3 चरण एक साथ करवा दे। बीजेपी भी इसी तरह से अपील कर सकती थी, लेकिन विरोधी की हर बात को काटने की नीति के चलते बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं किया। इसका उसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। जी हाँ, क्योंकि इससे इन शेष 3 चरणों के मतदाताओं में ये संदेश चला गया कि तृणमूल को हमारे इससे ये संदेश चला गया कि तृणमूल को तो हमारी जान की चिंता है लेकिन बीजेपी को नहीं है। और ये बात भी जो है, बीजेपी को ये चाल भी जो है वो उल्टी पड़ गई। जी हाँ, तो ये 5 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं आप कि ममता बनर्जी की जो है सरकार बनी। और सरकार क्या बनी, धमाकेदार जीत जो है ममता बनर्जी की हुई, जिसकी उम्मीद खुद ममता बनर्जी ने भी शायद नहीं की होगी। लेकिन उसके पीछे बड़ा कारण जो है वो खुद बीजेपी ही रही। ये हम आपको बता रहे थे। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि जो बंगाल में जीती ममता बनर्जी उसके पीछे कारण जो है बीजेपी है, या फिर आपका कुछ और मानना है? आप हमें कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए।